हरिद्वार का अलकनंदा होटल उत्तराखंड तो भागीरथी विश्राम गृह आया यूपी की झोली में। आपसी सहमति से निपट रहा परिसंपत्ति का विवाद। दोनों प्रदेश के सीएम रहे मौजूद। चंपावत उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। 1-2 दिन में करेंगे प्रत्याशी घोषित। प्रदेश संगठन मंत्री का दावा, मुख्यमंत्री को देगी कांग्रेस कड़ी टक्कर। श्रद्धालुओं के लिए कल खोले जाएंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। फूलों से सजाया गया मंदिर परिसर। मंदिर परिसर में जुटने लगी है श्रद्धालुओं की भीड़। और देश के लिए 1965 में शहीद हुए थराली के केशर सिंह भंडारी को आज तक नहीं मिला सैन्य सम्मान। परिजन कई बार लगा चुके हैं सरकार से गुहार। शहीद के नाम से मेमोरियल बनाने की मांग। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। उत्तराखंड और यूपी के बीच चल रहा संपत्ति विवाद खत्म हो गया है। हरिद्वार में दोनों प्रदेशों के बीच परिसंपत्तियों को बंटवारा हुआ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में बंटवारा हुआ। इस दौरान हरिद्वार का अलकनंदा होटल उत्तराखंड को दिया गया। सीएम योगी ने होटल की चाबियां सीएम धामी को सौंपी। वहीं भागीरथी होटल यूपी की झोली में आया। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशी होंगे। चंपावत उपचुनाव के लिए उन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। 2022 के चुनाव में कैलाश गहतोड़ी चंपावत से चुनाव जीते थे। सीएम धामी के लिए गहतोड़ी ने अपनी सीट खाली कर दी थी। ये बड़ी खबर है देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। चंपावत उपचुनाव के लिए उन्हें प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है। 2022 के चुनाव में कैलाश गहतोड़ी चंपावत से चुनाव जीते थे। सीएम धामी के लिए गहतोड़ी ने अपनी सीट खाली कर दी थी। ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही बीजेपी प्रत्याशी होंगे। इसकी आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। चंपावत उपचुनाव के लिए वे प्रत्याशी होंगे। 2022 के चुनाव में कैलाश गहतोड़ी चंपावत से चुनाव जीते थे। सीएम धामी के लिए गहतोड़ी ने अपनी सीट खाली कर दी थी। ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। उपचुनाव के लिए वे बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। चंपावत सीट पर यह उपचुनाव होना है। 2022 के चुनाव में कैलाश गहतोड़ी चंपावत से चुनाव जीते थे। सीएम धामी के लिए कैलाश गहतोड़ी ने अपनी सीट खाली कर दी थी। ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के देहरादून से। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कैलाश जोशी जुड़ गए हैं देहरादून से। कैलाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी प्रत्याशी घोषित किया गया है, क्या जानकारी है, बताइए। बिल्कुल दिव्यांश, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड की जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि चंपावत उपचुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी ने जो है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को चंपावत सीट से अपना अधिकृत प्रत्याशी यहाँ पर घोषित किया है। कुछ दिन पूर्व भारत निर्वाचन आयोग ने चंपावत में उपचुनाव की घोषणा यहाँ पर की थी, जिसके चलते जो है मुख्यमंत्री धामी को जो है आज भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपना अधिकृत प्रत्याशी यहाँ पर घोषित किया है। आपको बता दूं दिव्यांश की जो कैलाश गहतोड़ी है भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके थे वहाँ पर, और पिछले एक काम से वो विधायक थे, दूसरी बार जीत कर विधानसभा में आए थे। उन्होंने जो है पुष्कर धामी के लिए अपनी सीट को धामी के चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी। और तो उसी के मद्देनजर उपचुनाव यहाँ पर उत्तराखंड में होने जा रहा है, जिसको लेकर जो है आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को जो है अपना अधिकृत प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बनाया है। दिव्यांश कैलाश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं।
हरिद्वार में विकास की जिम्मेदारी मिलने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जिले के दौरे पर हैं, जहां सबसे पहले ब्रह्मकुंड पहुंचकर पूरे विधि विधान से मां गंगा की पूजा अर्चना की और गंगा आरती में भाग लिया। इसके बाद सभी विभागों में विकास कार्यों को लेकर के समीक्षा बैठक की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 4 साल में हुए विकास पर जिले की तारीफ की है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की तारीफ की और कहा कि ये पीएम मोदी का ही विजन है, जिसे राज्य सरकार पूरा कर रही है। पीएम के नमामि गंगे और स्वच्छ भारत मिशन ने लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाया। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरे जोरों पर काम कर रहा है, जिसका पीएम ने उद्घाटन किया था। मंत्री ने सरकार की योजनाएं घर घर तक पहुंचाने पर जोर दिया। मेरे निर्देश में वास्तव में कई सारे आज निर्देश दिए, पर मैं समझता हूं जो सेंट्रल थीम थी मेरे आज की सूचना की, वो थी कि हम सब एक सेवा कार्य में जुटे हैं। हम सबके पास एक मौका है कि हम बड़े संवेदनशीलता के साथ जो हमारे गांव हैं, जो हमारे गरीब हैं, जो वर्षों तक वंचित रहे विकास से, उन सबके जीवन में परिवर्तन करने के लिए हमें ये जो मौका मिला है, हमें जो एक नेतृत्व मिला है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो अपने आप में इतना संवेदनशील है, हम सब ने मिलके उस संवेदनशीलता के साथ हर गांव तक, हर गरीब तक, हर व्यक्ति तक, उत्तराखंड के हर नागरिक तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचा। बाजपुर में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश सरकार के 4 धाम यात्रा को लेकर की गई तैयारियों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना वायरस के चलते 4 धाम यात्रा प्रभावित हुई थी। ऐसे में इस वर्ष भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने व्यवस्थाओं को लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठाया, जिससे साफ प्रतीत होता है कि सरकार 4 धाम यात्रियों की व्यवस्थाओं से वंचित रखना चाहती है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बाजपुर में बीते दिनों हुए गोलीकांड में पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चारधाम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और माननीय मंत्रीगणों के जो बयान है विरोधाभासी हैं। इससे संदेह पैदा होता है कि चारधाम व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और जो व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कोविड के दौरान पिछले वर्ष चारधाम यात्रा प्रभावित हुई थी और इस बार लाखों की तादाद में हमारे जो श्रद्धालु हैं, जो हमारे पर्यटक हैं, चारधाम यात्रा ही नहीं उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर उनकी आवाजाही होगी। तो मेरा मानना है कि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जो व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए थी, जिस तरह से परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए थी, सड़कें बेहतरीन होनी चाहिए थी, स्वास्थ्य सेवाएं आज भी बदहाल हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं और वहाँ पर कोई कैंप नहीं लगाए गए हैं। तमाम खामियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि अभी चारधाम यात्रा प्रारंभ हुई है। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, जो जिस तरह का इंतजामात होने चाहिए थे, वह चंपावत विधानसभा में आगामी उपचुनाव में कांग्रेस ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। उपचुनाव पर कांग्रेस का दावा है कि खटीमा विधानसभा में मुख्यमंत्री को चुनाव में पराजित किया, उससे भी ज्यादा मतों से चंपावत में मुख्यमंत्री की हार होगी। कांग्रेस के प्रदेश संगठन मंत्री मथुरा जोशी ने बताया कि कांग्रेस अपनी मजबूत रणनीति के तहत चुनाव मैदान में उतरी है। इसके लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। कांग्रेस अपनी मजबूत रणनीति के साथ चंपावत का चुनाव लड़ेगी। हमने चंपावत चुनाव के लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। 1-2 दिन में हम निश्चित रूप से उम्मीदवार की घोषणा करेंगे और एक सशक्त और मजबूत उम्मीदवार हम चंपावत में उतारेंगे। जिस तरीके से हमने चंपावत खटीमा के चुनाव में मुख्यमंत्री जी को कड़ी टक्कर देते हुए हार का सामना करना पड़ा, उससे भी और मजबूत उम्मीदवार हम चंपावत में उतारेंगे और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को शिकस्त देंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए IND24 के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ND24 में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लाल कुआं के कांग्रेस कार्यालय में पूर्व सीएम हरीश रावत ने महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में विधानसभा चुनाव में करारी हार की समीक्षा की गई। बैठक में पूर्व सीएम हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं और नेताओं से पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने के निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संगठन में उच्च पदों पर बैठे पदाधिकारियों को बदलने और युवाओं को मौका देने की भी बात कही। और लोगों ने जो उनका अनुभव है वो बताया है, और यहाँ इस क्षेत्र के सभी वरिष्ठ नेतागण हैं और जो चीज़ वो बता रहे हैं उन कमियों को वो दूर करेंगे, और जो प्रांतीय स्तर पर है उनको भी दूर करेंगे। कुछ एक आध दो लोगों ने राष्ट्रीय स्तर की बात भी कही, तो उसका भी ध्यान रखेंगे। जिनको उसको देखना है उनके संज्ञान में लाएंगे, और बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। मान लो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का आगाज हो गया है। वहीं अब 6 मई को केदारनाथ तो 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुलने जा रहे हैं, लेकिन 4 धाम यात्रा की तैयारियां अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। कर्णप्रयाग के समीप बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर लग रहा जाम तीर्थ यात्रियों की परेशानियों को बढ़ा सकता है, जिससे होटल कारोबारी खासे चिंतित और परेशान हैं। पर्यटन से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि सरकार का ध्यान 4 धाम यात्रा में नहीं बल्कि चंपावत के उपचुनाव में है। दरअसल कोरोना महामारी के 2 साल के बाद इस साल 4 धाम यात्रा अच्छी चलने की उम्मीद है। देश और दुनिया से प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में दूर दूर से लोग 4 धाम यात्रा पर आकर पुण्य अर्जित करते हैं। तीर्थयात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार यात्रा से पहले इसकी तैयारियों पर जुट जाती है। होटल कारोबारियों का कहना है कि लाखों खर्च करके हम लोग तीर्थयात्रियों के स्वागत में तैयार हैं, लेकिन सरकार द्वारा हमें सहयोग नहीं किया जा रहा है। चारधाम यात्रा पर इस समय भारी संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो जितने हम लोग व्यापारी हैं, चाहे हम होटल ले रहे हैं, चाहे दुकानदार हैं, इन्होंने जो है बैंकों से ऋण लेकर के अपने दुकानों में सामान भरा है। लेकिन सरकार की व्यवस्थाएं, अभी मैं कुछ दिन पहले गया था, हम चारधाम यात्रा पर जाने का समय मिला तो देखा चारों तरफ सड़कों में मलबा बिखरा हुआ है। जहाँ पर कटिंग का काम चल रहा है वहाँ धूल उड़ रही है, कटिंग का काम पूरा नहीं हो रखा है। और ठीक यात्रा सीजन के शुरू होते समय जो है ये काम शुरू हो गए हैं। निश्चित तौर पर इससे परेशानी बढ़ना स्वाभाविक है। जहां श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्थाएं आपातकाल में थी, वो व्यवस्थाएं चौपट कर दी गई हैं और सरकार दावे कर रही है कि सुचारू रूप से चलेगा। बड़ा अफसोस है और एक डर भी लग रहा है। उत्साह का वातावरण तो है, लेकिन एक डर भी लग रहा है कि सरकार की नाकामियों को देख करके। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली केदारपुरी पहुंच गई है। इस दौरान मराठा रेजिमेंट की बैंड की मधुर लहरियों के बीच बाबा के जयघोष से वातावरण शिवमय हो गया। 6 मई को सुबह 6:25 पर विधि विधान से केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। पहले दिन हजारों भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। मंदिर परिसर को फूलों से सजाया जा रहा है। तो रुद्रप्रयाग में पंचमुखी डोली केदारपुरी पहुंच गई है। 6 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जिसे लेकर के खास तैयारियां की गई हैं। मंदिर को खास तरीके से फूलों से सजाया जा रहा है। मंदिर परिसर को फूलों से सजाया जा रहा है। पूरा वातावरण शिवमय हो चुका है। 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। सुबह 6:25 पर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ, पूजन अर्चन के साथ खोले जाएंगे, जिसे लेकर के खासी तैयारियां की गई हैं। रामनगर विधानसभा के गांधीनगर में रोड निर्माण कार्य में बड़े घोटाला सामने आया है। आरडब्ल्यूडी विभाग की मिलीभगत से एक ठेकेदार निम्न स्तर की सामग्री इस्तेमाल कर रहा है। 80 लाख के निर्माण में रेत के नाम पर गिट्टी, तो वहीं सीमेंट की कमी साफ नजर आ रही है। सीमेंट टाइल्स की रोड में निर्माण मानकों का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। आम जनता और जनप्रतिनिधि कई बार शिकायत कर चुके हैं। रोड किनारे बनी दीवार और नाली भी घोटालों की भेंट चढ़ गई है। ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने बताया कि 2 साल पहले भी आरडब्ल्यूडी की बनी सड़कें गायब हो चुकी हैं। बुरी तरह से क्षतिग्रस्त रोड का आम जनता को कोई लाभ नहीं मिला। लगभग 2019 में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत ये आरडब्ल्यूडी द्वारा पास की गई थी, जिसमें हम देख रहे हैं कि मानकों के हिसाब से कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। देखिए, डस्ट की जगह यहाँ पे मिट्टी बिछाई जा रही है और मानक के हिसाब से देखें यहाँ पर रेत ऐसे लगाया गया है कि ईंटें ऐसी हाथों से उखड़ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इससे पहले भी जो काम हुआ अभी आरडब्ल्यूडी में,
ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल चली है ये सड़क, तो मुझे लगता है कि ये सड़क भी ऐसी ही चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चल सकती। पहले भी हमने कई बार इसका विरोध किया, मगर विरोध कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। लगता है कि इसमें अधिकारी को मिली भगत है। काशीपुर में पुलिस प्रशासन की अतिक्रमण हटाओ मुहिम पर सवाल खड़े हो गए, जहां प्रशासन ने गरीब ठेला चालकों का सारा सामान कूड़े की तरह सड़कों पर फेंक दिया। भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन ने बगैर नोटिस के शहर के मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाया। वहीं नगर निगम अपने यहां के अतिक्रमण को सालों से नहीं हटा पाया। जिन दुकानों से अपने राजस्व की झोली भरता है, व्यापारियों ने इस बात को लेकर के नाराजगी जताई और व्यापार मंडल ने उच्च अधिकारियों से इस बात का विरोध भी किया है। इस मामले में पुलिस ने अपनी सफाई में चेतावनी देकर कार्रवाई करने की बात कही है। इसके हमारे ठेले तोड़े गए हैं, हमारा बहुत नुकसान करा गया है, कोई नोटिस नहीं दिया गया है प्रशासन द्वारा। अब हम लोग रोजगार कहाँ करेंगे, कहाँ से अपने बच्चे पाल लेंगे, क्या करेंगे? प्रशासन इस चीज़ का हमें जवाब दे या हमारे ठेले लगवाए वहाँ पे। नुकसान हुए हैं, जो चोरी छुपका ये जो काम करा गया है, तोड़ फोड़ करी गई है, ये इसका हर्जाना कौन भरेगा और हमें ये जगह कहाँ देंगे और कहाँ नहीं देंगे, ये इसका होना क्या चाहिए? इसका कोई संविधान है? हमारा गरीबों को कोई सुनने वाला है या नहीं है? हम चाहते हैं नगर निगम हमारे साथ रहे, हमारे साथ आवाज़ उठाए, हमारे साथ हम काम करें, हम गरीबों की समस्याओं को सुने। जो भी रात प्रशासन द्वारा तोड़फोड़ की गई है, पहले ना तो उन्होंने हमें कोई नोटिफिकेशन दिया है, ना हमें कोई उन्होंने बताया है कि आप यहाँ से ठेले हटा लो। तो हमारी यही मांग है कि या तो हमें यहाँ पे कोई टाइमिंग दी जाए कि यहाँ इस टाइम से इस टाइम आपने यहाँ वेंडर जोन जो तुम्हारी बनाई हुई है वहाँ पे आप ठेला लगा सकते हो। हालांकि हमारी सरकारी रसीद 2-2.5 सालों से 10 सालों से कट रही है। मेरा ये प्रशासन से निवेदन है कि हमें बताए कि अगर ये वेंडर जोन नहीं है, ये अतिक्रमण के बीच में जगह आ रही है, तो हमारी सरकारी रसीद क्यों कट रही है डेली? अतिक्रमण बढ़ रहा है और लगातार रेडी फल ठेली वाले जो मेन रोड है उस पर भी आ जा रहे हैं और उससे एक जाम की स्थिति बन जा रही है, जो यातायात बाधित हो रहा है। इससे पूर्व में भी नगर निगम और प्रशासन पुलिस के बीच एक बैठक भी हुई थी नगर निगम हॉल में और अतिक्रमण के बारे में उसमें स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए थे कि रेडी ठेली फड़ ये हटाए जाएंगे और इसमें वेंडिंग जोन की भी बात हुई थी, लेकिन अभी नगर निगम वेंडिंग जोन चिन्हित कर नहीं पाया है, उसमें वो कार्रवाई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अभी जो है बहुत ज़्यादा ही अतिक्रमण हो गया था, तो इन लोगों को थोड़ा हटाया गया है मेन रोड। रुद्रप्रयाग जिले में तेज आंधी तूफान के चलते घंटों तक बिजली गुल रही। कई स्थानों पर बिजली लाइन में पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति ठप हो गई। देर शाम तक बिजली निगम कर्मचारी फॉल्ट खोजते हुए आपूर्ति बहाल करने में जुटे रहे। वहीं 4 धाम यात्रा के बीच बिजली दुरुस्त करने में तेजी नहीं दिखाई दी। परेशान स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर घंटों बिजली गुल रहने के बाद भी लाइन ठीक नहीं करने के आरोप लगाए हैं। आंधी तूफान के कारण जो है बिजली के तारों के ऊपर जो है पेड़ गिर गए हैं और 3-4 घंटे लगातार इनको हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो है कहीं भी बिजली के तारों को जो है सुदृढ़ करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए जो है विद्युत विभाग ने जो है सक्रियता नहीं दिखाई। जहां बिजली विभाग की ये सुस्त गति है, वहीं जो है विद्युत कटौती भी जो है लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिए 5-5, 6-6 घंटे जो है विद्युत आपूर्ति जो है बाधित हो रही है। डोईवाला के भानियावाला में नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक की बड़ी खेप पर कार्रवाई की है। टीम ने सिंगल यूज प्लास्टिक की सप्लाई वाहन से 10 से 12 पेटी प्लास्टिक के ग्लास समेत अन्य चीजें जब्त करने के साथ ही आरोपी पर चालानी कार्रवाई की है, जिसे लेकर निगम के सफाई निरीक्षक सचिन रावत ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन है, जिसके बाद आरोपी के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक की सप्लाई की जा रही थी, जिसे जब्त करने के साथ ही चालानी कार्रवाई की गई है, जो आगे भी जारी रहेगी। की सूचना पर हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई, उसके क्रम में मैं और दूसरे जो समीक्षक प्रतिनिधि द्वारा इस विक्रम का पीछा करते हुए इसको भानेवाला में पकड़ा, जहाँ पे कुछ माल उतार रहा था। तो गाड़ी के चेकिंग के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक की भारी मात्रा में मिली, जिसको हमने जब्त कर लिया और इस पर अभी चालानी कार्रवाई की गई। जुर्माना लगाया जाएगा इन पर। बिल्कुल सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ें और आप जो कपड़े के या जूट के थैले हैं उनका प्रयोग करें। कागज के गिलास जो सरकार कह रही है निरंतर, उसका प्रयोग। एक और जहां सरकार शहीदों के सम्मान में उनके गांव की मिट्टी कलश में ले जाकर सैन्य धाम का निर्माण कर रही है, तो वहीं चमोली जिले के थराली विकासखंड के सुनाऊ में एक पूर्व सैनिक को शहादत के सालों बाद भी अब तक सम्मान नहीं मिल सका है। 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीद केशर सिंह भंडारी का परिवार लगातार उनके नाम से मेमोरियल बनवाने की मांग कर रहा है।
लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक को पत्राचार करने के बावजूद अब तक किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया, जबकि शहीद का परिवार मेमोरियल के लिए जमीन देने के लिए तैयार है। बड़े भाई जो है 1963 की लड़ाई में 1963 में भर्ती हुए थे 8 रेजिमेंट, और 1965 में अविवाहित खत्म हो गई, जैसे भारत पाक युद्ध में शहीद हो गए। उनके नाम से अभी तक न मेमोरियल बना है। मेरी मांग है कि वहाँ पर कुछ बनाया जाए या स्कूल का नाम शहीद के नाम से हो। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वो वीरगति को प्राप्त हुई, और जब वो वीरगति को प्राप्त हुई तो उसके बाद आज तक, तब से आज तक हमारे मतलब उनकी शहादत को कोई भी नाम नहीं मिल पाया है। हमारी समस्त ग्राम पंचायत की यही मांग है भारत सरकार से कि उनकी वीरगति को, उनकी शहादत को व्यर्थ न जाने दें। उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके संबंध में हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत में उनके नाम का कोई स्मारक बने, या फिर जो हमारे ग्राम पंचायत का राजकीय इंटर कॉलेज है या कोई अन्य विद्यालय है तो उसका नाम शहीद के नाम से दर्ज हो। उत्तराखंड और यूपी के बीच चल रहा संपत्ति का विवाद अब खत्म हो गया है। हरिद्वार में दोनों प्रदेशों के बीच परिसंपत्तियों का बंटवारा हुआ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में यह बंटवारा हुआ। इस दौरान हरिद्वार का अलकनंदा होटल उत्तराखंड को दिया गया। सीएम योगी ने होटल की चाबियां सीएम धामी को सौंपी, वहीं भागीरथी होटल यूपी की झोली में आया। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों का जो बंटवारा है वो हो चुका है। परिसंपत्ति का जो विवाद चला आ रहा था, आज दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री वहां मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यह बंटवारा हुआ। इस दौरान हरिद्वार का अलकनंदा होटल उत्तराखंड को दिया गया। सीएम योगी ने होटल की चाबियां सीएम धामी को सौंपी, तो वहीं भागीरथी होटल यूपी की झोली में आया, यूपी को मिला। उत्तराखंड और यूपी के बीच में संपत्ति का विवाद चला आ रहा था, जो कि अब खत्म हो गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।